हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बायो के अंदर जो 30 क्वेश्चंस आए थे ना, वो कर लिए हैं। आपको अलग अलग सेपरेट वीडियोस देने का एक ही मतलब है, मतलब एक ही मकसद है। और वो ये है कि जैसे कोई लोग बोल देते हैं 30 क्वेश्चन आएंगे, 33 आएंगे, 35 आएंगे, है ना। बट किसी के कहने से आप लोग कहाँ मानने वाले हैं ना। चाहे वो मैम बोले चाहे सर बोले, आपको तो यही लगता है ना कि एक बार पेपर देख ही लेना चाहिए कि आते भी है नहीं आते। तो इसी वजह से 2001 मिनट है ना। लास्ट टाइम मैंने जो 2018 का पेपर करवाया ना, उसमें मैंने क्या है ना, दो ही वीडियो बनाई है। एक वीडियो वो जिसके अंदर राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन करवा रखे, और दूसरी वीडियो वो बनाई है जिसके अंदर साइंस के 100 क्वेश्चन पूरी एक ही वीडियो में करवा रखे हैं ना। तो वो अगर किसी को देखनी हो और मिल नहीं रही है तो एक काम करना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे लेब असिस्टेंट ऑल पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप क्लिक करना, आपको सारी वीडियोस वहाँ मिल जाएगी। उसके अंदर आपको राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन जो 2018 में आए वो भी है वीडियो। साइंस वाले भी सवाल बता रखे हैं 2018 वाले, और 2016 में जो 50 क्वेश्चंस बताए थे ना राजस्थान जीके के, वो वाली वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। और ये वाली वीडियो और इससे पहले बायो वाली वीडियो और इसके बाद में अपन जो केमिस्ट्री की वाली वीडियो देखने वाले हैं, कहने का मतलब ये जितने भी ऑल पेपर्स करवाए हुए हैं वो सब उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो आप वो चेक करना, आपको वहाँ पे 2018 का पेपर मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट वीडियो के नीचे क्या है ना, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम 2018 की भाई करवा दो। तो आप लोग अगर किसी को देखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, इसके बाद में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और मैंने पहले भी बोला है, PYQs का मतलब ओनली यही होता है कि कौन से टॉपिक से कितने सारे सवाल आते हैं, और मकसद क्या है कि हमें पता हो कि कहाँ से कैसे सवाल पूछे जाते हैं ना। क्योंकि नए सवाल आने हैं, एज इट इज़ तो कुछ मिलने वाला है नहीं है, बट आपको ये तो आइडिया लग जाएगा ना कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं फिजिक्स के सवाल। अगर आपको ये टॉपिक्स आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते तो कोई बात नहीं, अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो, इसमें 1 किलोग्राम, तो क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के समान रूप से वितरित द्रव्यमान और 1 मीटर त्रिज्या के गोले की अवधारणा कीजिए एवं व्यास के सापेक्ष उसका जड़त्व आघूर्ण क्या है। अब आपको लोगों को पता होगा, आपके पहले ही सिलेबस में पहला टॉपिक ही दे रखा है, आई थिंक दृढ़ पिंड, है ना। उसी दृढ़ पिंड में एक टॉपिक होता है जड़त्व आघूर्ण। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इसको 5 स्टार मिलने चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आपको जड़त्व आघूर्ण वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब मैंने बताया था ना आपको, पुराने क्वेश्चंस देखने के बाद में आपको पता चलता है कौन कौन से टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जड़त्व आघूर्ण टॉपिक से सवाल पूछा गया है, और इसके अंदर ऑप्शन, क्योंकि 31 वाला क्वेश्चन तो 31 से लेके 30 या 35 जितने भी सवाल हम आने वाले हैं वो सब फिजिक्स के ही होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है, 1.67 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर किसी ने अब तक जड़त्व आघूर्ण वाला टॉपिक पढ़ लिया है तो आप ये सॉल्व करके देखना, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन देखेंगे अपन, है ना। और हो जाता है तो अच्छी बात है। और कब देखेंगे हम, जब जड़त्व आघूर्ण वाला टॉपिक कर लेंगे फिजिक्स का, तो अपन जो भी पूरा अपन प्रैक्टिस सेशन लेंगे जिसमें अपन लोग क्वेश्चन ही किया करेंगे ओनली, तब देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.2 मीटर व्यास की एक वृत्ताकार वलय की अवधारणा कीजिए। इसके केंद्र से गुजरने वाले तल के लंबवत एक अक्ष के सापेक्ष 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है। कोणीय संवेग का मान क्या है। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है ना, वो याद करोगे। कोणीय संवेग से कैसे सवाल और पूछे जा सकते हैं वो देखना है। ये सवाल उस टाइम पे डिलीट हुआ था, बट आपको क्या मतलब है, आपको तो पता चल गया ना कि कोणीय संवेग का टॉपिक है, कोणीय संवेग इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33। एल लंबाई और समान रूप से वितरित एम प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान को एक छड़ अपने मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है। यदि छड़ की कोणीय गति t सेकंड में 0 से ओमेगा को बदलती है तो लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। अब आपको पता चल गया ये क्वेश्चन कहाँ से, बल आघूर्ण टॉपिक से, है ना। और आई थिंक ये सब दृढ़ पिंड के ही टॉपिक्स है। बाकी अपन लोग भी फिजिक्स पढ़ाना मैं भी आपको शुरू करूँगी, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है। एक आदर्श गैस के लिए नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv इस प्रकार, Cp संबंधित है ना, Cv इस प्रकार संबंधित है। तो देखो, फिजिक्स में भी बहुत तरह के सवाल आते हैं, कुछ इजी आते हैं, कुछ डायरेक्ट अगर याद होगा तो आ जाएंगे, कुछ रिलेशन भी पूछ लेते हैं, कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं। तो एक दो टॉपिक को छोड़ के फिजिक्स वाकई में ईजी है। ये ऊष्मा गति से आया है हुआ सवाल है, थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपने पढ़ा होगा Cp और Cv के बारे में तो पता होगा
ये ऊष्माधारिताएं होती है। सीपी मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना, विशिष्ट ऊष्मा, और सीवी बराबर जो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया होता है उसके ऊपर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, बाकी अपन ऊष्मागति वाले टॉपिक में डिटेल से देखेंगे। इसके अंदर सीपी बराबर सीवी प्लस आर ये वाला रिलेशन होता है, और ये तो सबका ही ठीक होगा क्योंकि ये रिलेशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बोला जाता है कि ये रट लो, याद कर लो जैसे भी तैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, 30 डिग्री सेल्सियस ताप के एक सिंक और 90 डिग्री सेल्सियस ताप के एक स्रोत के मध्य कार्यशील एक प्रतिवर्ती ऊष्मा इंजन की दक्षता है। तो ये भी ऊष्मागतिकी से पूछा हुआ सवाल है। इसके अंदर आपको ऊष्मा इंजन की दक्षता मतलब एफिशिएंसी पूछी गई है, इसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 में 3, है ना, इसके अंदर अपन ने ये तो देख लिया करेक्ट है। मैंने आपको कैसे क्लासेस मिलेगी उस वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि फिजिक्स अपन लोग इन डिटेल तो नहीं जाएंगे, बट हाँ जो जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले हो गए, टॉपिक्स हो गए, वो जरूर पक्का याद पढ़ेंगे अपन लोग। क्योंकि देखो अगर आपको ऊष्मा इंजन की दक्षता का अगर फॉर्मूला पता है तो आप ये वाला सोल्व कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन, है ना। बट आपको अगर सब कुछ पता है ऊष्मा गतिकी के बारे में, बट आप भूल गए कि ऊष्मा इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या करोगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है फिजिक्स में, फॉर्मूले। अभी तो चलो आप लोग डिटेल में पढ़ लो, अभी टाइम है, बट जब टाइम नहीं रहेगा एंड में जैसे जैसे पेपर पास में आएगा तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कहीं मिल जाए ना, इसीलिए वो वीडियोस बनाने का पर्पज़ यही होगा कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें एक पेज में या एक वीडियो में मिल जाए कि आप फटाफट देखो और अपना पढ़ लो सब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, एक निकाय के रुद्रोष्म प्रसरण में जिसमें उसका ताप T1 से T2 की बदलता है, एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ये भी ऊष्मागतिकी का सवाल है। ठीक है, और इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है, मतलब नहीं बदलेगी। अगर एक निकाय के रुद्रोष्म प्रसरण में जिसमें उसका ताप T1 से T2 की ओर बदलता है तो एंट्रोपी बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये पूछा है। तो एंट्रोपी वाला टॉपिक भी अपन ऊष्मागति में बहुत अच्छे समझाऊंगी। अभी हाल फिलहाल हम पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं और कितने सवाल आते हैं। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अगर कोई ऊष्मा गति के अपने हिसाब से पढ़ रहा है तो जो टॉपिक मैं बता रही हूँ ना, जैसे ऊष्मा इंजन की दक्षता हो गई, एंट्रोपी हो गई, तो इनको अलग से मेंशन कर लेना। ठीक है, 36 के बाद में क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर आपसे पूछा गया है, एक पिंड सरल आवर्त गति करता है, निम्न में से पिंड की गतिज ऊर्जा ई के और दोलन के केंद्र से उसकी दूरी के मध्य संबंध निरूपण करने वाले संयारक का चयन कीजिए। तो ये वाला सवाल आपको पता ही चल रहा होगा, सरल आवर्त गति से है। इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है, मतलब ये वाला। तो देखो ऐसा नहीं है कि सारे ही न्यूमेरिकल और बहुत सारे कैलकुलेशन, अभी इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा कर्व वाला आया। अगर किसी को पता है कि इनके बीच में ग्राफ कैसा होता है तो वो टिक कर देगा, मिल गए ना 2 नंबर। तो फिजिक्स से डरना नहीं है। अगर फिजिक्स नहीं आती, आपको न्यूमेरिकल्स नहीं होते तो कोई बात नहीं, जो ईजी से सवाल आते हैं जहाँ से वो टॉपिक्स तो करो कम से कम। इसका मतलब थोड़ी पूरी फिजिक्स ही नहीं पढ़नी। एक ऊर्ध्व स्प्रिंग अपने एक छोर से लटकी और उसके निचले छोर पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है, उसको ऊर्ध्व तल में दोलित किया जाता है। दोलन का आयाम 0.1 मीटर है और समय t बराबर 0 पर विस्थापन 0.1 डिवाइड बाई √2 मीटर है। स्प्रिंग का बल नियतांक 10 न्यूटन पर मीटर लेते हुए और घर्षण बलों को शून्य मानते हुए विस्थापन और समय के मध्य संबंध क्या है। तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, 2 मीटर लंबी एक भार रहित स्प्रिंग जिसका बल नियतांक 25 न्यूटन पर मीटर है, छत से लटकती है और उसके निचले सिर पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर नीचे खींचकर छोड़ दिया जाता है तो जब स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी होती है तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या है। तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है। और एक और चीज़ याद रखना, फिजिक्स में जो सिलेबस देखना आप पॉइंट टू पॉइंट देखो, सिलेबस स्ट्रीम में आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं जाते हैं। मोस्टली यही होता है कि अगर 4 टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में तो 4 टॉपिक में से ही सवाल आने वाला है, तो आपको वही पढ़ना है पहले, उसके आगे पीछे का बाद में पढ़ लेना। अभी टाइम इतना नहीं है कि आप पूरा एक टॉपिक में PhD करने बैठ जाओ, है ना। अभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, मतलब एग्जाम में जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वही पहले पढ़ना है, उसके बाद टाइम मिले तो आप अपना कुछ भी पढ़ सकते हो। अब देखो, एक पिंड ओमेगा नॉट आवृत्ति से सरल आवर्ती गति कर रहा है और उस पर ओमेगा आवृत्ति का एक दोलित बल लगाया जाता है। अवमंदन बल को निरूपित करने वाला अवमंदन नियतांक B है। अनुनाद की अवस्था जब दोलन का आयाम अधिकतम होता है के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर जो है ऑप्शन 2 करेक्ट है, मतलब सेकंड और थर्ड सही है कि केवल B बराबर 0 के लिए ये ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर घटित होता है।
और बी के गैर शून्य मानों के लिए ये ओमेगा जो होता है वो ओमेगा नॉट पर घटित होता है, मतलब ओमेगा नॉट से ओमेगा की वैल्यू क्या है, कम होती है। इसका साइन ये होता है, इधर जो आएगा वो बड़ी संख्या होती है, इधर जो आता है छोटी संख्या होगी। जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है ना वो वाली बड़ी संख्या होती है। ये बहुत छोटी सी बात है, पर कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि आपको ये मतलब आप इतनी छोटी सी चीज़ भी भूल सकते हो इसमें, मतलब फिर पेपर से बाहर आने के बाद बोलते हो अरे छोटी सी गलती हो गई यार सवाल ये। क्योंकि देखो अगर किसी को ये याद रहा तो सही है, पर अगर ये याद रह गया तो गलत हो जाएगा ना सवाल। तो जहाँ ध्यान देना चाहिए मैं आपको वो चीज़ भी साथ के साथ बताती जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एक मिनट, 40 कर लिया था, हाँ 40 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर किसी एक बिंदु पर दो तरंगे दाब परिवर्तन P1 बराबर P साइन 2 पाई न्यू टी है और P2 बराबर P साइन 2 पाई न्यू टी माइनस 5 उत्पन्न करती है, जबकि 5 बराबर 1/4 हो तो इस बिंदु पर परिणामी तरंग आयाम है। तो क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है, P√2। क्वेश्चन नंबर 42 सो और आई थिंक 100 और 1 तीव्रता के दो कला संबंध प्रकाश स्रोतों के व्यतिकरण द्वारा उत्पादित प्रारूप में तीव्रता अनुपात क्या है, आई अधिकतम अपॉन आई न्यूनतम क्या है, ये पूछा गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर पर घंटे की सापेक्ष गति से आ रही है। इनमें से एक रेलगाड़ी का इंजन 100 हर्ट्ज की आवृत्ति की सीटी बजाता है। रेलगाड़ियों के एक दूसरे को पार करने के बाद दूसरी रेलगाड़ी में एक यात्री द्वारा सुनी गई सीटी की आभासी आवृत्ति क्या होगी, आभासी है आई थिंक ये, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, 91.99 हर्ट्ज। एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के मध्य दूरी लगभग 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलाम बल का मान क्या है, कूलाम बल का मान पूछा है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, -9.2 × 10⁻⁹ न्यूटन। अब देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ओनली चिन्ह का फ़र्क है। अगर आपने देखा नहीं ध्यान से और 9.2 × 10⁻⁸ आया है आपने और ऑप्शन 1 पे गोला मार दिया और फिर बाद में देखोगे अरे तेरी माइनस भी आना चाहिए था, है ना, फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, हो गया ना सवाल तो गलत। तो ऑप्शंस बहुत आजकल ऐसे बना, देखो ऑप्शंस अगर दूर दूर होते हैं ना तो सवाल इजी होता है क्योंकि अपन लोग पहचान लेते हैं कि यही होने वाला है। बट अगर ऑप्शन बहुत क्लोज दे देते हैं ना यूनिट्स वगैरह में तो फिर लोचा हो जाता है, वहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर कुल आवेश 1 माइक्रो कूलाम है। इस गोले के द्वारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है, 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। एक बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है और उसी पृष्ठ से बाहर आने वाले फ्लक्स का मान 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। पृष्ठ के अंदर आवेश का मान क्या होगा, तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है, 0.053 माइक्रो कूलाम। समान परंतु विपरीत आवेशों की दो समांतर समतल पृष्ठों की अवधारणा कीजिए, सही कथन चुनिए। इसके अंदर आपको ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, समतलों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है सिग्मा अपॉन आई थिंक ये E0 है, E0 है, परंतु समतलों के बाहर यह शून्य है ना। क्वेश्चन नंबर 48, तो 48 के अंदर पूछा है आपसे, निम्न परिपथ में बिंदु x को शून्य विभव पर मानिए, बिंदु y पर विभव के लिए सही विकल्प चुनिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न परिपथ में प्रतिरोध Rx अज्ञात है और R यहाँ पे बच्चों दिख नहीं रहा है, ये आई थिंक यहाँ पे Rx तो ये है, RVAR ये वाला हो गया, तो RAR दे रखा है आई थिंक, बदला जा सकता है जब RVAR 12 ओम होता है, आपको पता होना चाहिए ये ओम का साइन होता है। तो एमीटर में शून्य है अज्ञात प्रतिरोध, इसमें आपसे प्रतिरोध पूछा है, प्रतिरोध माने रेजिस्टेंस। इंग्लिश में आपको आई थिंक कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में सुनते हैं ना तो लगता है हाँ ये सुना हुआ है। तो 49 के अंदर जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, 3.0 ओम। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न मीटर सेतु परिपथ में संतुलन बिंदु JAJ बराबर L सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है जब R और X के मान दुगने कर दिए जाते हैं और फिर वे परस्पर बदल दिए जाते हैं, तब संतुलन बिंदु की स्थिति क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर
ऑप्शन 1 करेक्ट है। निम्न परिपथ में एक 4.5 वोल्ट के सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है के द्वारा धारा प्रवाहित होती है। जब विद्युत वाहक बल ई के एक दूसरे सेल को 3 ओम प्रतिरोध पर जोड़ा जाता है तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ई का मान है। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, 4.5 वोल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, जब दो बिंदुओं S1 और S2 से निकल रही समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें अध्यारोपित होती है तो व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है। समान होनी आवश्यक नहीं है, दो तरंगों की तीव्रता और S1 और S2 पर दो तरंगों के मध्य कालांतर होना चाहिए, किसकी समय के साथ नियत परंतु आवश्यक रूप से शून्य नहीं। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। एक एकल लिस्ट से प्रकाश के विवर्तन की अवधारणा कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता और उसके दोनों ओर पड़ने वाले प्रथम उच्चिष्ट की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 53 है ये उस टाइम पे बच्चों डिलीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 54, वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 व 1.33 है। कांच से जल में प्रवेश करने वाली एक पुंजिका के लिए ध्रुवण कोण है। तो इसमें आपसे ध्रुवण कोण पूछा है, तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, tan इनवर्स 1.33 अपॉन 1.54। एक नेत्रिका की फोकल दूरी 2.5 सेंटीमीटर मानिए, आवर्धन गुणांक मैग्नीफिकेशन 100 की एक दूरबीन के लिए अभिदृश्य लेंस की फोकल दूरी होनी चाहिए। तो इसमें आपसे फोकल दूरी पूछिए, तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ड्यूटेरियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए यह है। देखो जो ये टॉपिक है ना जिसमें ये हाइड्रोजन के बैंड के बारे में पूछ लेते हैं, वो टॉपिक इस फिजिक्स में सबसे ईजी है, तो आपको ये वाला तो कर ही लेना चाहिए। बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का n बराबर 2 कक्षा में कक्षीय कोणीय संवेग है। तो देखो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये सवाल भी बोहर मॉडल वाला और हाइड्रोजन वाला एक ही टॉपिक से आए हैं, और आई थिंक ये सवाल भी, तो कहने का मतलब ये है कि देखो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कैसा है ना, आपको तो उससे मतलब है, मतलब जैसे आप बोलो भाई हम तो थर्मो पढ़ेंगे, थर्मो हम बहुत अच्छी लगती है, थर्मो ही थर्मो पढ़ेंगे, थर्मो ही थर्मो पढ़ेंगे, और पता चला एग्जाम में थर्मो से भी वही 3 सवाल आने हैं और दूसरे दृढ़ पिंड से भी वही सवाल आने हैं, 3 है ना। तो आपको तो वो सब पढ़ना है जो सवाल आपको मार्क्स देखे जाए। आपको क्या मतलब है कि थर्मो पढ़ के कौन सा आपको इनाम मिल जाएगा या कौन सा आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे, समझ लो। मतलब आपको ये देखना है कि कौन सा कितना वेटेज रखता है एग्जाम में, और आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ऐसा नहीं कि थर्मो ही पढ़े जा रहे हो, पहले 11-12 की बुक से पढ़ लिया, फिर किसी गाइड से पढ़ लिया, फिर किसी कोचिंग से पढ़ लिया, फिर किसी नोट से पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पसंद है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टफ है ना थोड़ा उसको मॉडरेट लेवल पे लाओ, उसको भी पढ़ो, ताकि उससे अगर 3 सवाल आए तो कम से कम 1 या 2 तो आप कर पाओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, इसके अंदर ये जो T3 दे रखा है ट्रीसियम परमाणु के n बराबर 2 ट्राइटियम है ये, है ना, हिंदी में ये कुछ भी लिखते हैं। n बराबर 2 अवस्था के लिए बोहर कक्षा की त्रिज्या है, तो इसके अंदर आपसे बोहर कक्षा की त्रिज्या पूछी गई है। तो जो क्वेश्चन नंबर 58 है उसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम नाभिक के लिए जो द्रव्यमान है वो दे रखा है। निम्न में से सही कथन चुना, आपसे ये पूछा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो ये वाला सवाल ना बच्चों उस टाइम पे डिलीट हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, देखो है ना, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, 2-4 सवाल तो डिलीट हो ही जाते हैं ना, चाहे वो गलती किसी की भी हो। 92 म्यू 235 का नाभिकीय विखंडन किस प्रकार होता है? आपसे इसमें पूछा है नाभिकीय विखंडन किस प्रकार होता है ना, तो नाभिकीय विखंडन वाले टॉपिक से ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर 1 ग्राम 92 यूरेनियम 235 के विखंडन से मुक्त होने वाली ऊर्जा है, ऊर्जा पूछिए आपसे, और आपको इनके द्रव्यमान क्रमशः द्रव्यमान दे रखे हैं ना। तो 60 के अंदर जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित संभावित नाभिकीय क्रिया पर विचार करें। तो आपसे यही पूछा है कि इसमें सही कथन चुनना है ना। तो 1H2 + 1H2 2 gives 2He4। तो इसके अंदर एक्चुअली में हुआ क्या, आपसे ये चीज़ पूछी गई है
तो जो 51 है इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा कि क्रिया हो सकती है जब 1s2 नाभिकों को कुल 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी जाए। ठीक है, क्योंकि आपसे इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको 1s2 तथा 2he4 नाभिकों के लिए बंधन ऊर्जा दे रखी है, नहीं, हाँ बंधन ऊर्जा ही गिवन है। तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए कि कब बॉन्ड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 62, पीएन संधि के गठन की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सही है। तो पीएन संधि आई थिंक ये सेमीकंडक्टर्स वाला जो टॉपिक होता है उस वहाँ से सवाल पूछा गया है। तो 62 के अंदर 4 सही है। संधि के आर पार आवेश एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, तो क्वेश्चन नंबर 63 है, नीचे दिए गए चित्र में यदि VCE बराबर 0.2 वोल्ट है तो IC होगी। IC पूछा है, इसमें धारा पूछी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 2.085 मिली एंगस्ट्रॉम। आई थिंक ये एमीटर होना चाहिए क्योंकि धारा की जो यूनिट होती है वो तो एमीटर में होती है। फिर भी आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। क्रॉस चेक मतलब धारा की जो यूनिट है वो एमीटर है या नहीं, है ना, कंफर्म कर लेना एक बार। और कंफर्म कहाँ से करोगे, गूगल जी से पूछोगे। क्वेश्चन नंबर 64, नीचे दिया परिपथ इस द्वार के तर्क खंड आरेख का निरूपित करता है। तो इसके अंदर आपसे मतलब परिपथ के बारे में पूछा है। तो 64 के अंदर कौन सा खंड आरेख बना है। तो क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर आंसर हो जाएगा 4, मतलब एक्सक्लूसिव OR बैंड। 64 एक 5:1 का ट्रांसफार्मर एक अर्ध तरंग दृष्ट कार्य के परिपथ से जुड़ा है जिसमें 50 किलो ओम का लोड है। निवेशित वोल्टता 220 वोल्ट है और IDC, इसमें आपसे धारा ही पूछी है, DC धारा पूछी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, 280.1 माइक्रो एमीटर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट अनुमत नहीं है। इसमें ये पूछा है कि कौन सा अनुमत नहीं है, मतलब कौन सा नहीं बन सकता, है ना, मतलब जिसकी अनुमति नहीं दे रहे हम क्या, मतलब बड़े बड़े विद्वान लोगों ने सिद्धांत दिए ना, वो लोग, जैसे ऑफबाउ सिद्धांत हो गया, हुन्स का लॉ हो गया, वगैरह वगैरह। तो 66 के अंदर जो है ऑप्शन 1 करेक्ट है कि n बराबर 3 L बराबर 1, तो m बराबर +3 ये नहीं हो सकता है, बाकी ये सब पॉसिबल है। निम्न में से सत्य कथन है। देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है, फील क्या हो रहा है, आई थिंक मुझे सही लग रहा है। अब केमिस्ट्री के सवाल आने शुरू हो गए, है ना, और वैसे भी अपन लोग 67 तक पहुंच चुके हैं। तो आपको भी पता है कि 33 समथिंग सवाल आती हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। तो अपन ये वाले सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, है ना। और देख लो, इस फिजिक्स से भी आपको 32-33 सवाल देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, और बाकी आपको कैसे कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए या फिर जो भी है वो सब एक वीडियो बना रखी है लेब असिस्टेंट 2022 की हिसाब से, मतलब प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, और आपकी अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और हाँ, ऐसी वीडियो देखने के लिए आई थिंक बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको कोई भी नई वीडियोस हो तो आपको अपडेट मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। अदरवाइज कोई ना, यूट्यूब पर तो आजकल हर कोई आता है बार बार, है ना, वीडियो अपलोड होगी तो आपको शो हो ही जाएगी कि मैम ने कोई वीडियो डाली है अपने चैनल पे, तो कोई ना तब देख लेना, है ना। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और हाँ, अपने जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं आप उन्हें बता सकते हो कि मैम पढ़ा रहे हैं इस चैनल पर, तो अपन से और भी लोग जुड़ सकते हैं। इससे अपने चैनल का भी ग्रोथ हो गया और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो उसके अगर आप ऐसा करते हो तो उसके लिए थैंक यू, और नहीं करते हो तो फिर कोई बात नहीं। अब ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते ना, आप लोगों से बस बोल सकते हैं, और बोलते भी इसीलिए हैं कि आप लोग मान लो, बट अगर ना मानो तो आजकल तो वैसे भी कहते हैं ना, बच्चे किसी की नहीं सुनते, तो क्या कर सकते हैं। तो चलो कोई ना, पढ़ते रहो, मस्त रहो, और टाटा बाय बाय, टेक केयर। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है आप ज़रूर सब्सक्राइब खुद भी करोगे और अपने दोस्तों को भी बोलोगे। बाय बाय।